हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। क्लास 12th की हिस्ट्री का अभी चैप्टर 3 चल रहा है और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं इंडिया की इमर्जिंग सोसाइटी के बारे में। कुल मिला के अगर मैं कह दूं कि आज जिस चीज़ को आप शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, फैमिली लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। तो फैमिली लाइफ को आप सीरियसली लेते तो हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई होगी? बहुत सारे ऐसे कस्टम ट्रेडिशन कहाँ से आए होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो आज आप पढ़ने वाले हो, इसमें कुछ कुछ ऐसे कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में आप पढ़ने वाले हो जो उस दौरान जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी तब डेवलप हुए थे और आज भी इंटीग्रल पार्ट हैं वो हमारे सोशल ट्रेडिशन या सोशल नॉर्म्स के। ठीक है, तो उनमें से कौन सी प्रैक्टिस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं? किनशिप एंड मैरिज, यानी परिवार और शादी ब्याह, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो। ठीक है, फैमिली का इमर्जेंस कैसे होता है, ये वीडियो मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाते समय मतलब एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में जब मैं बता रहा था कि किस तरीके से छोटे छोटे सेटलमेंट्स नॉर्थ रीजन में डेवलप हो रहे थे, तो उस दौरान थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको। अब हम आगे सोशल कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो सारी सोसाइटीज़, जिन सोसाइटीज़ का इमर्जेंस हमें हड़प्पन कालीन इतिहास के बाद मिलता है, ये कहाँ से लिंक होती हैं? वेदास से लिंक होती हैं, या मैं कहूँ कि वैदिक सोसाइटी में रेफरेंसेस हैं। और वैदिक सोसाइटी में जो रेफरेंसेस हैं, इसमें ये रेफरेंस है कि भाई इंडिया के नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन की इलाके में छोटे छोटे सेटलमेंट्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। ऑलराइट, अब इनका भी एग्जैक्ट ओरिजिन क्या, कहाँ, कैसा, उसमें भी अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। हमें फिलहाल किताब को ध्यान रखना है, तो बहुत ज़्यादा हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बुक के पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। तो सोसाइटीज इस्टेब्लिश है, लेकिन सोसाइटीज़ के जो ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए भी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जा चुकी है कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ये उस समय कुछ लोग हैं जो कुछ गाइड करते हैं सोसाइटी को, या मैं कह दूँ ब्राह्मणास पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने जो राइटिंग्स की हुई हैं, इन्होंने जो लिटरेचर्स लिखे हुए हैं, यहीं से हमारे इन ट्रेडिशंस या कस्टम्स की ओरिजिन का रेफरेंस मिलना शुरू होता है हमें। क्लियर है? तो आपके इस पर्टिकुलर आज की वीडियो या इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखोगे कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, मेनी रूल्स, बहुत सारे नियम कानून हैं और बहुत सारी वैरी करती हुई प्रैक्टिसेस हैं। आपको वैरी करती हुई प्रैक्टिसेस मिलेंगी। मतलब शायद एक रूल बना है ब्राह्मणास के थ्रू कि ये करना है और ये नहीं करना है, लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि जो करना है वो तो लोग कर ही रहे हैं, यानी जिस तरीके के रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है वो हो रहा है। बट कुछ लोग लीक से हट के भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो रूल्स बनाए गए हैं उनके इतर, उनके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, उन रूल्स को ब्रेक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वैलिड प्रैक्टिसेस एंड मेनी रूल्स दैट विल सी इन टर्म्स ऑफ किनशिप एंड मैरिजेस। ठीक है, तो परिवार से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, परिवार से रिलेटेड क्या प्रैक्टिसेस हैं, मैरिज से रिलेटेड क्या रूल है, मैरिज से रिलेटेड क्या प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ नटशेल। ठीक है ना, तो कुल मिला के यही हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो आज जिस चीज को आप सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ ग्रांटेड वर्ड यहां पे जोड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फैमिली से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि शायद आप बैकग्राउंड आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, इतना प्रीशियस नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग रिवॉल्ट कर देते हैं अपने ही परिवारों से, अपने परिवारों को छोड़ के चले जाते हैं किसी छोटे इशू की वजह से, है ना। कई बार हमारे परिवार के साथ ऐसा होता है ना कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं मेरे पेरेंट्स, मैं छोड़ देता हूं इनको, तो अक्सर इस तरीके के सिचुएशंस आते हैं। तो फैमिली लाइफ को हम ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना। हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल। आपने देखा होगा कि हर फैमिली एक जैसी नहीं है, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं उनके प्रैक्टिसेस के टर्म में। ये बात कही जा रही है, इंसान तो सब जगह है, लेकिन आप देखेंगे अलग अलग फैमिलीज के कस्टम्स ट्रेडिशंस में आपको वेरिएशंस देखने को मिलती रहेंगी। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर। किसी फैमिली में जो लोग हैं ये कम है और कोई आपको बड़ा परिवार दिखेगा, यानी स्मॉल फैमिलीज और लार्ज फैमिलीज देखने को मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी वैरी करती है। ये अभी बहुत डिटेल में समझोगे, जब हम मैरिजेस पढ़ रहे होंगे तब डिटेल में समझोगे कि कैसे एक ही परिवार के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वैरी कर रही हैं।
मैरिज को अगर साइड में भी रख दें तो इस बुक को जो आप पढ़ रहे हो अपने क्लास 12th की चैप्टर 3 की हिस्ट्री, इस बुक को लिखते समय एक पर्टिकुलर दूसरी बुक का रेफरेंस लिया गया था, महाभारत। याद आया आपको? अब महाभारत में ही आपने क्या देखा कि एक ही फैमिली के लोग जो हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी, काफ़ी कड़वी है। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है अक्सर कुछ फैमिलीज़ के बीच में बहुत 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 बढ़िया क्या कहें कि सामंजस्य होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, और एक जो सही मायने में प्यार होना चाहिए वो होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि आउट ऑफ जेलसी कह दो, प्रॉपर्टी कह दो, तमाम दुनिया भर के जो और चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड एक तरीके की क्या होती है, कंपटीशन की भावना, कड़वाहट की भावना होती है, एनिमिटी होती है। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप है, ये सब कुछ डिसाइड होता है, उसके कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसी है एक फैमिली में ही अलग अलग मेंबर्स की, ये सब कुछ हम देखेंगे। क्लियर है? एज वेल एज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर, किस तरीके से एक्टिविटीज वो शेयर करते हैं, कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज है। एक ही परिवार के लोग क्या एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं या अलग अलग तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज एंड लिव। मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे कॉमन डेफिनेशन फैमिली की निकालो, तो सबसे कॉमन डेफिनेशन अगर आप निकाल दो फैमिली की तो क्या होगी कि भैया एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोग हैं जो साथ ही खाते पीते हैं बैठ के, ठीक है, दूसरे रिसोर्सेस को, ठीक है, साथ में रहते हैं, ये सब शेयरिंग है। मतलब साथ रहना, एक जगह रहना एक समय लंबे वक्त तक, बहुत लंबे वक्त तक, लंबे वक्त का मतलब है कई जनरेशन तक। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज को साथ साथ शेयर करना, फूडिंग वगैरह को शेयर करना, ठीक है, काम शेयर करना, वर्क शेयर करना। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैमिली रिलेटेड या आपके एंसेस्टर्स के थ्रू बनाए गए रिचुअल्स हैं जिनको साथ साथ कंप्लीट करना। तो आप कह सकते हैं कि ये साथ में करने वाले जो लोग हैं इनको एक परिवार का कहा जा सकता है। ये बहुत साधारण सी एक बात आपकी किताब पे लिखी हुई है फैमिली के क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जब हम परिवार की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक परिवार हो गया, लेकिन आपके ही परिवार की तरह रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले लोग किसी दूसरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रह सकते हैं। हो सकता है वो आपके साथ ना रहते हो तो आप उनको अपने परिवार का नहीं मानोगे, हो सकता है बाहर के परिवार का मान लो, लेकिन फिर भी आपके परिवार का ही एक हिस्सा हो सकता है वो, है ना। कह सकते हैं हमारे एक दूर के परिवार के रिश्तेदार जो है वो रहते हैं नीचे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो फैमिलीज बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क है। ठीक है, ये लार्जर नेटवर्क जो होता है इसी को हम कहते हैं किनफॉक। ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट द किनफॉक, किनफॉक में क्या लिखा हुआ है, लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स। ध्यान रखना, तो आपके सारे सगे संबंधी, मतलब ये तो आपका छोटा सा परिवार हो गया, हंसती खेलती फैमिली। ठीक है, हम और हमारा परिवार, लेकिन हमारा परिवार जो साथ रह रहा है वो वाला परिवार तो हमारा हो गया, लेकिन कुछ लोग आपके साथ नहीं रह रहे बट हैं आपके परिवार के। ठीक है, वो आपके जो परिवार के लोग हैं जो बहुत दूर दूर इलाकों में रह रहे हैं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, कहीं पर भी रह रहे हैं, केंद्रीय भारत में, तो वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। और इन लोगों को आप कहेंगे किनफॉक, या कुल मिला के कह दो आप पूरा एक कुल एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फैमिली। हम अगर देखें तो आज की डेट में ये जो तमाम ये विस्तार है, पूरा एक्सपेंशन है, इसको 3 शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो कुल है। ठीक है, तो कुल जो होता है बेसिकली एक नंबर ऑफ, ये संख्या को या न्यूमेरिकल वैल्यू को एग्जिबिट करता है, शो करता है। ध्यान रखें, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, जो लोग हैं, कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं हमारे परिवार में, इस तरीके से। तो कुल मिला के उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादातर शो करता है। जब हम कुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये गणितीय भाषा है। हालांकि कहते हैं ना हम लोग, हमारा कुल परंपरा चली आ रही है। ठीक है, तो हम लोग उस समय इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम जाति की बात करते हैं तो हम एक सोशल हायरार्की की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सोशल हायरार्की की बात कर रहे होते हैं। सोशल हायरार्की मतलब सामाजिक रूप से किस वर्ग में हमको रखा गया है ना। इसके बारे में हम बाद में आगे विस्तार से बात करने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि
एक पर्टिकुलर टॉपिक ही आएगा, जैसे यहाँ पे किनशिप और मैरिज है, मेनी रूल्स एंड वेरी प्रैक्टिसेस, वैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा सोशल डिफरेंसेस, जिसमें इस जाति के बारे में बातें होंगी, ठीक है। फिर आता है वंश। तो वंश जो आइडेंटिटी है लोगों की, ये आइडेंटिटी बेसिकली मतलब पैट्रिलिनियल या फादर की जो लीनियज है, ठीक है, या मैं कहूँ पैटर्नल लीनियज जो है, फादर की लीनियज को आइडेंटिफाई करती है, जो कहते हैं हम वंशज हैं, इनके वंशज हैं। तो वंशज का मतलब है कि आप मम्मी और सब डैडी सब साथ हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई अपने आप को फादर के लीनियज से कर रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट कुल मिला के ये सब एक ही परिवार के बड़े लार्जर ब्रॉड नेटवर्क को शो करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं किन फॉक, रिश्तेदार हमारे। सामान्यतः रिश्तेदार का नाम सुनकर कई बार अच्छा भी लगता है और कई बार दुख या गुस्सा भी आ जाता है, जब वो अक्सर आपसे आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन कर दें, आपके अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर दें, तो मन में आता है, फिर बहुत अलग अलग प्रकार के वाक्य भीतर बनते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो फैमिली में जो लोग रह रहे हैं, इनके बीच जो संबंध होते हैं ये प्राकृतिक रूप से है बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नेचुरल टाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। और नेचुरल टाई है का मतलब, जैसे भाई पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स से जन्म लिए हुए जो बच्चे हो गए, वो आपस में बाय प्रोविडेंस, है ना, बाय नेचर एक दूसरे के भाई बने हैं, बंधु या भाई बहन बने हैं, जो भी बने हैं, ठीक है। उन्होंने खुद ने डिसाइड नहीं किया। तो ये बेसिकली क्या है, डिसाइडेड बाय दी नेचर। अब वो अडॉप्टेड नहीं है अगर, तो है ना, और अडॉप्टेड भी है तो भी एक तरीके से संयोग ही हो गया है ना, कि बाय नेचर एक अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। और ऐसे जो नेचुरली लिंक्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं, इन्हें हम ब्लड रिलेटिव्स भी कह सकते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ब्लड। ब्लड का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि खून खराबा हो रहा है, ब्लड का मतलब है कि आप एक ही पेरेंट्स के ब्लड से रिलेटेड हैं, ठीक है। दे आर डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है। और इनको आप अलग अलग, इनके साथ संबंधों को, इनके साथ इंटरैक्शंस को आप डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सम सोसाइटीज रिगार्ड कजिन एज बीइंग ब्लड रिलेशन। कुछ सोसाइटीज में जो कजिन्स हैं, ठीक है, कजिन्स को भी ब्लड रिलेटिव माना जाता है, ठीक है। और कुछ सोसाइटी में कजिन्स जो है वो ब्लड रिलेटिव के तौर पर कंसिडर नहीं होते हैं। ये हम आगे देखेंगे, अभी जब शादी की प्रैक्टिसेस की बात होगी यहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी आप इतना समझते चलो बस। डेफिनेटली ऐसा होता है, हम देखते हैं कि खासकर उत्तर भारत की तरफ आप देखेंगे तो उत्तर भारत में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, खासकर राजस्थान हो गया, आपका पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा और आपका उत्तराखंड, मतलब ये जो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य हैं, पंजाब और इन सबको, एक आध राज्य को छोड़ दें, हम जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़ दें, ठीक है। तो हम पाते हैं कि उत्तर भारत में ज़्यादातर इस तरीके की प्रथा या इस तरीके का जो संबंध है वो देखने को मिलेगा आपको। कैसा संबंध है कि फैमिलीज में जो क्लोज कजन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड द ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। वो कहते हैं मेरा कज़न भाई है, मेरी कज़न ब्रदर है, एंड दे कैन नॉट हैव मैरिटल रिलेशंस, ठीक है। जैसे आगे जाके आप देखेंगे कि पश्चिम भारत या महाराष्ट्र वगैरह में, दक्षिण भारत की तरफ कजिन ब्रदर्स और सिस्टर्स में भी शादियां आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम इसी आज की वीडियो में सब समझने वाले हैं, ठीक है। तो माइट भी ब्लड रिलेटिव्स नहीं होंगे, या ब्लड रिलेटिव्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशंस में ज़्यादातर शादी ब्याह के जो संबंध हैं वो नहीं किए जाते। फॉर अर्ली सोसाइटीज़, पुराने जो समाज थे, यानी जब समाज विकास की अवस्था में था, हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द एलीट फैमिलीज। तो शुरुआत में जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, व्हेन वी एक्सप्लोर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री इन द बिगिनिंग, इट इज इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द प्रैक्टिस ऑफ एलीट और द सोशल नॉर्म्स ऑफ द एलीट क्लास। उच्च वर्ग जो है ना, रिच वर्ग जो है ना, तो ऐसे वर्ग के बारे में आपको ज़्यादातर किताबें मिल जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, राजा महाराजा हैं ये लोग, ठीक है, बायोग्राफीज मिल जाती हैं। तो इनके बारे में जानना बड़ा आसान है, ठीक है। टू नो अबाउट द एलीट फैमिलीज, इट इज़ वेरी फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड और टू नो, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है टू कंस्ट्रक्ट फैमिलियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब उस समय एकदम साधारण व्यक्ति जो होता था, वो किस प्रकार से सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता था, ये थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। तो इसमें आप बड़ा साधारण सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि
कि जो उस समय नॉर्म्स सेट थे, राजा रजवाड़े फॉलो करते थे, कुछ वैसा ही उस समय साधारण लोग भी फॉलो करते थे, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता था। शायद बहुत कम लेवल पर ही डेविएशंस या कुछ अलग प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। शादी ब्याह और संबंधों और परिवारों के मामलों में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं जो एलीट क्लास और लोअर क्लास के बीच में हो। चलो, हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली। और साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि इतिहासकार इस बात पे भी बहुत जोर देते हैं कि ये जो एलीट क्लास के लोग हैं, ये लोग अपने बीच में किस प्रकार के कितने अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस रखते हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्लियर है। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बारे में अगर हम समझना चाहते हैं इतिहास के उस विषय के बारे में जब सामाजिक विकास चल रहा है, सोशल डेवलपमेंट चल रहा है, बिकॉज दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग, कैसा सोचते हैं वो लोग, किस प्रकार की विचारधारा है उनकी, ठीक है। इट इज़ लाइकली that some of these ideas would have shaped their actions, क्योंकि जैसा ही उनके विचार धाराएं रहे होंगे, आइडियोलॉजीज रही होंगी, उसी प्रकार के तो एक्टिविटीज, एक्शंस, काम परफॉर्म किए होंगे, ठीक है। अब अगर आइडियोलॉजी ये है कि या थॉट प्रोसेस ये है कि कॉर्डियल रिलेशन रहे फैमिली के बीच में, इनफैक्ट छोटे छोटे इंटरेस्ट्स को साइड में रख के और थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करके रिलेशंस को बचा के आगे बढ़ा जाए, तो कॉर्डियल रिलेशन है तो वो हमें एक्शन में दिखेगा। और अगर नहीं है, बिटरनेस, एनिमिटी है कि मैं अपने फैमिली के इस पर्टिकुलर मेंबर जो मेरा कॉम्पिटिटर है, प्रॉपर्टी का कंटेंडर है, तो उसको निकाल दूँ रास्ते से, कांटा निकाल के फेंक दूँ तो सारा कुछ मेरा हो जाएगा। तो अगर ऐसा सोच है तो वो भी एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा ना, क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में कई बार ऐसा होता था कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपका एटीट्यूड शो करते थे, या कई बार आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है तो एक्शन अच्छे हैं, एक्शन अच्छे नहीं है तो थॉट प्रोसेस जो है आपकी वो अच्छी नहीं है कुल मिला के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं किनशिप एंड मैरिज पर्टिकुलरली। अभी आपने रूल्स रेगुलेशंस जो है ना वो समझना शुरू किए थे, जो तो रूल्स रेगुलेशन तो आपने देखे, अभी बहुत हल्के लेवल पर देखे हैं। अब इन रूल्स रेगुलेशन को और अच्छे से कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है ये देखो। तो पहला रूल रेगुलेशन मैं बताऊं या साथ साथ मैं अगर कहूं तो जो वैलिड प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिस है पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब है कि अपनी जो आइडेंटिटी है ये हमेशा फादर से रिलेट करना, फादर से रिलेट करना, और जो वो है कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर ग्रैंडसन, मतलब जो परिवार का मुखिया होगा वो बेसिकली मेल मेंबर ही होगा। फीमेल member cannot be considered as the head of the family. So such kind of practice is known as patrilineal, and at the same time there was different practice known as matrilineal, ठीक है। Where it is the term which was used when the people identify themselves with their mother, ठीक है, with their mother। तो हमें दोनों तरीके की प्रैक्टिस अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखने को मिलेगी। हालांकि जहाँ पर मदर्स से अपनी डिसेंडेंसी या अपना डिसेंडेंस जो है, ओरिजिन जो है वो ट्रेस किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ वो जो राइट मिलने चाहिए जैसा एक्सपेक्टेड है आज के हिसाब से वैसा नहीं था, ठीक है। चलो, सो कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज, किन किन कंडीशंस में, किन किन पॉइंट्स में परिवारों के बीच में जो संबंध है उनमें परिवर्तन होता रहा होगा, उतार चढ़ाव आते रहे होंगे, क्लियर है। एट वन लेवल जैसे एक हम बात करें तो महाभारत का इंसिडेंट ले लें तो हमें देखने को आसानी से मिल जाएगा कि कैसी कंडीशंस होती थी, कौन सी परिस्थितियां होती थी, जिन कंडीशंस या परिस्थितियों में जो सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो ट्विस्ट और टर्न होते रहते थे, ठीक है। मतलब खराब एटीट्यूड हो गया या खराब थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है, ये हमें पता चलता है, क्लियर है। तो महाभारत जो है वो क्या है, महाभारत एक झगड़ा है, युद्ध है, और क्या, ठीक है, फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। तो दो परिवार हैं, दो परिवार के कजन हैं, या मैं कहूं एक ही परिवार के दो ग्रुप ऑफ, है ना, भाई हैं, तो कजन्स हैं बेसिकली, टू ग्रुप ऑफ कजन, एक ही परिवार के दो ग्रुप हैं कजन्स के, ठीक है, जिन्हें आप नाम दे रहे हैं क्या, कौरवाज और पांडवाज, क्लियर है। तो एक जो है अपने आप को कौरव कहलवाता है, एक दूसरा पांडव कहलाता है। आप सोच की प्रक्रिया यहां पे समझ लो, क्यों, क्योंकि जब आप कह रहे हो पांडवाज और जब आप कह रहे हो कौरवाज, तो आपको सोच रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। आप कहोगे कैसे, अरे बड़ा आसान है समझना। कैसे आसान समझना है कि ये लोग बेसिकली हैं एक फैमिली के, कुरु डायनेस्टी के हैं। एक तबका जो है वो अपने आप को तो फैमिली की ओल्ड लीनिएज से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे को वो
अलग करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि वो परिवार से ही पूरा अलग करना चाहता है, उस वंश की परंपरा में ही नहीं देखता। ठीक है, तो भाई साहब धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र उस समय कौरवों के राजा है। ठीक है, तो ये जो धृतराष्ट्र नाम का राजा है उस समय, ठीक है, इसका भाई है एक पांडु। ये अब पांडु के 5 पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। ठीक है, कुल मिला के 105 बेटे हो गए आने वाली जनरेशन में। शुरू में ये 2 भाई थे। ठीक है, चलो अब ये भी तो अपने एक तरीके से कुरु डायनेस्टी से ही रिलेट हो रहे हैं ना, पर यहाँ पर धृतराष्ट्र चूंकि राजा है, सिंस ही इज द किंग, वो और अपने बच्चों को भी आगे राजा, या अपने बड़े बेटे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को राजा बनाने का जो है वो डिसाइड किया है। ठीक है, तो चूंकि वो दुर्योधन को राजा बनाने का डिसाइड कर चुका है, इसलिए वो क्या सोच रहा है, अपनी आइडेंटिटी राजा वाली अपने ही बेटों को, मतलब उनको इस तरीके से कल्टीवेट कर रहा है। उनके दिमाग में ये चीज़ जो है वो बीज बो रहा है कि आप कौरव हैं लेकिन वो पांडव हैं, पांडु के पुत्र हैं। अरे तो पांडु भी तो कौरव ही है, पांडु भी तो कुरु डायनेस्टी से ही बिलोंग करता है। और ये जो पांडव के बेटे हैं, ठीक है, युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए, तो ये 5 भी तो कुरु ही हैं बेसिकली। हाँ, तो सोच दिख रही है ना, थॉट प्रोसेस समझ में आ रही है ना, एटीट्यूड समझ में आ रही है ना, मतलब कि दे आर ट्राइंग टू एलिनिएट फ्रॉम द फैमिली लीनिएज। और इस तरीके से फैमिली लीनिएज से एलिनिएट करने का मतलब एक ये भी हो गया, एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको, यानी विरासत में, प्रॉपर्टी में, फैमिली के राज्य में कोई भी तुमको सुई के बराबर का हिस्सा नहीं मिलने वाला है। तुम अकेले अपना घूमते रहो यहाँ वहाँ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वॉर होगी कि नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि एक ही फैमिली, सिंगल रूलिंग फैमिली है, और सिंगल रूलिंग फैमिली के 2 ब्रांचेस, 2 कजिन ब्रांचेस के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जनपद है जिसका नाम है कुरु जनपद। ठीक है, तो कुरु जनपद को डोमिनेट करने के लिए फाइट हो रही है। सो दिस इज हाउ द किनशिप रिलेशनशिप्स चेंज्ड। इस तरीके से जो किनशिप या परिवारों के जो संबंध होते थे चेंज होते थे। किन पॉइंट पर, पॉइंट्स होते हैं कई सारे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का पॉइंट है, ठीक है ना, इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ महत्वाकांक्षा वाले, एम्बिशियस जो होती है ना कुछ चीज़ें, तो वो ट्रिगर कर सकती हैं इस भावना को। चलो आगे जाके युद्ध हुआ। अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन बैटल। अंतिम में युद्ध हुआ फाइनली, है ना। और फिर आपको कहानी आगे की पता ही है। ठीक है, तो ये पैट्रिलिनी का आइडियल है कुल मिला के, कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो फादर से ही रिलेट कर रहे हैं ये लोग। आप देखोगे इस कहानी से भी यही चीज़ प्रूफ होती है कि धृतराष्ट्र जो है उसका बेटा दुर्योधन अपने फैमिली से, ठीक है, मतलब जो रिलेशन रख रहा है वो फादर वाली आइडेंटिटी को आगे कैरी कर रहा है। ठीक है, पांडवास भी अपने फादर वाली आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं। हालांकि कई बार हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं, क्या इंस्टेंसेस मिलते हैं कि ये लोग अपने नाम के साथ में अपनी मदर के नाम भी, जैसे आपने महाभारत अगर पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी तो सीरियल तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लो जाके, बड़ा बढ़िया सीरियल है, अच्छे डायलॉग्स हैं, बढ़िया सभ्य भाषा में बात करते हैं लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो जब आप देखेंगे ये सीरियल तो आपको आइडिया क्या लगने वाला है इसमें, आपको ये आइडिया लगेगा कि दे वर आइडेंटिफाइड, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन means somewhere they were identified with their mother's name as well। मतलब मदर्स को भी प्रेफरेंस थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब गद्दी में बैठने की बात आती थी तो वो, या मैं कहूँ जो रॉयल लीनिएज है वो फादर के नाम से ही बेसिकली चलती थी। क्लियर है। तो इस युद्ध में पांडवास जीत गए, जीतना ही था इनको, है ना। भले 100 लोग थे वो, लेकिन दुष्ट थे, और दुष्ट आदमी जो है वो कहते हैं ना कि भाई कितना भी बदमाशी कर लो अंत में जीत तो सच्चाई की होती है। तो बेचारों ने कष्ट सहे थे, बेचारों ने बहुत संघर्ष किया था, जीत गए। ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। तो फिर वही आगे भी प्रक्रिया होगी, है ना। ये जो सबसे बड़े भाई है पांडवास में, युधिष्ठिर, ही बिकेम द रूलर। ठीक है, और इसी तरीके से आगे जाके भी देखोगे तो इसी फैमिली का जो अगला सबसे बड़ा बेटा है युधिष्ठिर के बाद, वही रूल करेगा। ठीक है, परीक्षित जिन्हें कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पैट्रिलिनियल सक्सेशन जो है
वो ही एस्टैब्लिश की गई है। वाइल पैटर्निटी हैड एग्जिस्टेंस प्रायर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द एपिक। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है पैट्रिलिनी का, मीन्स द पीपल विल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द नेम ऑफ द फादर एज वेल एज दे विल ट्राई टू इनहेरिट द लिगेसी ऑफ द फादर। अपने पिता की विरासत वाला जो नाम है या अपने जो पिता की विरासत है उसी को आगे लेके जाना चाहेंगे। ये प्रक्रिया हमें सिर्फ महाभारत काल के दौरान नहीं, बहुत पहले से, जब ये महाभारत शायद नहीं लिखा गया होगा ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतिहासकार थोड़ा सा श्योर भी नहीं है महाभारत के एग्जैक्टली जो राइटिंग का ईयर है उसके बेसिस, मतलब श्योर का मतलब अभी आप देखोगे तो विंडो दे देंगे आपको कि इससे से इससे के बीच में लिखी गई होगी, एग्जैक्टली दिन नहीं बताएंगे कि 5 अक्टूबर या 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लिखी गई थी, ठीक है ना, ऐसा ये 2 अक्टूबर 200 बिफोर कॉमन एरा, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय का जो इवेंट है, डेट है, उसको थोड़ा सा फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है। और तो उस समय बहुत पहले से ये स्टोरीज जो हैं वो प्रचलन में थी, या मैं कहूँ पैट्रिलिनी का जो ट्रेडिशन है वो प्रचलन में था। क्लियर है। अब महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो इसी आइडिया को रीइंफोर्स करती है एक तरीके से, ठीक है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी बनाती है, वैल्यूएबल बनाती है कि हाँ ये आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर पैट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द थ्रोन और एवरीथिंग ऑफ देयर फादर। क्लियर है। जैसे ही फादर इस दुनिया को विदा करेंगे, अलविदा कहेंगे, वैसे ही अब बेटा आगे से उस परिवार का मुखिया कंसिडर किया जाएगा, आम तौर पर बड़ा बेटा जो होता था। चलो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा क्लेम्ड टू फॉलो दिस सिस्टम। हम देखते हैं कि ज्यादातर जितना भी आपने पढ़ा, इनफैक्ट अभी आप 2nd चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो 2nd चैप्टर में आपने जितने भी मौर्याज, गुप्ताज वगैरह के बारे में पढ़ा, इनमें मैक्सिमम आपको जितनी रॉयल रूलिंग डायनेस्टीज दिख रही थी उन सब ने यही प्रक्रिया फॉलो की है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ में आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा, कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जब कभी ऐसा हो, समटाइम्स देयर वर नो सन, मान लो बेटा उत्पन्न ही नहीं हुआ, अब बेटा जब जन्म ही नहीं ले रहा है, सिर्फ बेटियां हैं या कोई नहीं है, तो फिर क्या करोगे। इन सम सिचुएशंस ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, तो ऐसे कंडीशन में छोटा भाई जो रहा होगा उसने आगे बढ़ाया चीज़ों को, मतलब मेल फिगर ही आगे चल रहा है, कुल मिला के देखने को मिल रहा है। फीमेल फिगर को उस समय तक आगे लीडरशिप पोजीशन में आने में थोड़ा सा भी मतलब बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तो 19वीं 20वीं शताब्दी में इस तरह की परिस्थिति बनेगी, ठीक है ना। चलो समटाइम अदर किन्समैन क्लेम द थ्रोन, मान लो अगर अब भाई भी योग्य नहीं है तो फिर परिवार के और जो बड़ा नेक्स्ट व्यक्ति होगा या सीनियर मोस्ट होगा वो गद्दी को क्लेम करेगा, ठीक है। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम देखेंगे कि वुमेन्स, ठीक है, जैसा लास्ट 2nd चैप्टर में जब आप गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो, तो गुप्त डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त 2nd, इसकी बेटी जो है क्या नाम है, प्रभावती गुप्ता, लिखा भी है ना, हाँ, प्रभावती गुप्ता, तो इसका विवाह जो होता है वकाटक प्रिंस के साथ में होता है, और वहाँ उस कंडीशन में वो रूलिंग डायनेस्टी क्लेम, रूलिंग थ्रोन को, गद्दी को, जो गद्दी है शासकों की, उसको क्लेम करती है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर इस तरीके के एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बड़े ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलने वाले। टू द कंसर्न विद द पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, ठीक है। अब इसमें बड़ी साधारण सी बात है कि भैया क्या है, युद्ध वगैरह लड़ने हैं, आपको वॉर वगैरह लड़ने हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है पैट्रिलिनी का वो सिर्फ रूलिंग फैमिलीज तक नहीं है, कई जगह पे आप भी थोड़ा और देखेंगे, मतलब यहाँ पर नहीं, दूसरी रूलिंग फैमिलीज में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं कहूँ कि यूनिक क्यों नहीं है, मतलब इसलिए यूनिक नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो रहा है ना, तो यूनिकनेस वाली कोई बात नहीं है इसमें। और कॉमन इसलिए प्रैक्टिस हो रहा है कि कभी कभार वॉर जैसी या कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, या कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अपने बाहुबल का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। और उस समय तक ये माना जाता था कि फीमेल्स जो है वो इसके लिए नहीं बनी हैं, कुल मिला के उनकी जो बॉडीली फीचर्स हैं वो इस तरह के बड़े बड़े युद्ध लड़ने के लिए थोड़ा सा नहीं है। आगे जाके भले प्रूफ हो जाए, आप देखते हैं कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, यानी कि ग्रेट जो लीडर्स है ना, फाइटर्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। चलो, इट इज एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट एज द ऋग्वेद। तो यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि वेद जो है जैसे ऋग्वेद वगैरह,
इन ऋग्वेद वगैरह में बेसिकली जो सन है, ठीक है, उसको प्रेफर भी किया गया। आप देखेंगे आपकी बुक में जो सोर्सेस लिखे हुए हैं उन सोर्सेस में मंत्रास हैं कि शादी के समय क्या होता था, बाकायदा ये बोला जाता था कि ये जो है वो पुत्र वाली हो या इस तरीके से, ठीक है। तो ऋग्वेद प्रूव करता है या ऋग्वेद इस्टेब्लिश करता है कि यस द फैमिली, इन द फैमिली फिगर द सन वाज कंपैरेटिवली प्रिफर्ड, इसको प्रेफर किया जाता था। क्लियर? हो सकता है ये इसलिए भी हो क्योंकि उस समय क्या होता था कि ज़्यादातर बड़े जो व्यक्ति होते थे, धनाढ्य व्यक्ति जो होते थे, आई मीन वेल्दी फैमिली के जो लोग होते थे, ठीक है, अब इनको भाई चाहिए कि इनका स्टेटस बना रहे, तो स्टेटस के लिए पुत्र चाहिए, प्लस अब इनका स्टेटस बना रहेगा तो ब्राह्मणों को काम मिलता रहेगा। अब ब्राह्मणों को काम मिलता रहेगा तो वो थोड़ा बहुत उनके फेवर में भी लिखते रहेंगे। क्लियर है? तो ब्राह्मणास वगैरह हो गए और हाई स्टेटस के जो लोग हो गए वो अपने इस लिगेसी को कि हम ये पर्टिकुलर काम करते हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसको आगे ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो इसलिए पुत्र को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता था कि ये थोड़ा सा संघर्ष भले करे लेकिन संघर्ष करके चीज़ों को आगे लेके जाएगा। चलो, तो ये हो गया आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब हम समझते हैं थोड़ा सा शादी ब्याह के बारे में। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मैरिजेस। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा। अब ये देखो, पढ़ना ही आपको थोड़ा सा समाज के बारे में है। अब समाज के बारे में जानना थोड़ा सा कई बार हो सकता है कि जब इंटरेस्ट ना हो तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप कर लो तो मज़ेदार है। अब खासकर और मज़ेदार फेज आने वाला है शादी ब्याह वाला। क्या है? While sons were important for the continuity of the patrilineage, ठीक है, daughters were viewed rather differently। अब बेटा जो है आपका, बेटे को तो आपने कैसा देख लिया, बेटे को आपने देख लिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है हमारे परिवार को बढ़ाने वाला है। ठीक है, यानी हमारी जो फैमिली है इसको आगे बढ़ाएगा लेके। ठीक है, आपके परिवार का आंखों का तारा और परिवार को आगे बढ़ाने वाला है, कुल दीपक देने वाला है, चिराग देने वाला है। तो ये बड़ा स्पेशली ट्रीट हो रहा है। तो जो डॉटर्स होती थी उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, तो शादी वाला जो ब्रैकेट है आपका, इस ब्रैकेट में आपको पता चलेगा, ठीक है, कि डॉटर्स वर व्यूड थोड़ा सा डिफरेंटली, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेमवर्क डॉटर्स के लिए रखा गया है। ठीक है, यहाँ ये आपके घर का कुलदीपक है, वहीं पर इस कुलदीपक या चिराग को हेल्प करने वाली जो है वो फीमेल है, और एक पर्टिकुलर घर की जो फीमेल है वो उस घर का दीपक नहीं है, वो दूसरे घर का दीपक है कुल मिला के, या दूसरे घर का चिराग जो है वो पैदा करने के लिए या चिराग जो है इस दुनिया में लाने के लिए वो बेसिकली बनी हुई है। तो दिस इज हाउ द वुमेन्स वर परसीव्ड, और इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दे वर परसीव्ड। ऐसा क्लियर है ना? तो शुरुआती जो सामाजिक विकास है इसमें ऐसे ही देखा जा रहा है, ये आपकी किताब यहाँ पर कह रही है। चलो, दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज, और ये माना जा रहा है कि घर की जो कन्या है, ठीक है, इसका जो है परिवार के संसाधनों में ज़्यादा क्लेम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो परिवार के जो रिसोर्सेज हैं इनमें ज़्यादा क्लेम नहीं होने वाला है। क्यों? तो इनकी सिचुएशन उस समय ठीक ठाक नहीं लग रही है। आज के डेट में तो बहुत कुछ ठीक ठाक हो गई, उस समय ठीक ठाक नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अब मान लो ये घर हो गया, अब इस घर में डॉटर सन सिबलिंग भाई बहन हो गए, तो यहाँ पर इनका डॉटर का जो है मतलब बिटिया की बात की जा रही है, इनका तो विवाह हो जाएगा। ठीक है, विवाह हो जाएगा तो ये पराया धन थी अभी, ठीक है, पराया धन हो गई। अब पराया धन है तो कुल मिला के ये हुआ कि इनको कुछ देना नहीं है, जो कुछ भी शादी के समय आपने दे दिया, ठीक है, 10-5 लाख रुपए नगद या जो जितनी जिसकी हैसियत है, ठीक है, 100-50 लाख, ठीक है, इस तरह से करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, जो भी जिसके पास जितनी हैसियत है पिता के, ठीक है, वो उसने दे दिया। अब जब दे दिया तो वो लेके चली गई, और जहाँ पर पहुँची वहाँ बेटा, तो बेटे को ही सब कुछ दिया जाएगा, है ना। आज के डेट की बात नहीं की जा रही, उस समय की बात की जा रही। तो वहाँ पर पति का अधिकार है, यहाँ पर बेटे का अधिकार है, और बिटिया का अधिकार सामान्यतः कहीं पर नहीं है एज पर दिस कंटेक्स्ट, क्योंकि उस समय की बात हो रही है जब आज 2000 साल, 3000 साल या 5000 साल पहले की बात कर दूं मैं। ठीक है, चलो। सो देयर वर नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेस ऑफ द हाउस होल्ड, घर के जो संसाधन हैं इनमें इनका कोई अधिकार या क्लेम, दावा नहीं होता था। एट द सेम टाइम, उसी समय मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल। तो उत्तर भारत के सामान्यतः बात की जा रही है यहाँ पे देखो, ठीक है,
फैमिलीज आउटसाइड द किन, यानी इनका जो विवाह है वो कहाँ पर किया जाएगा, किन के बाहर किया जाएगा। किन का मतलब परिवार हो गया यहाँ पे। तो ये माना जाएगा कि फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल। डिजायरेबल है ये भैया कि ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्राइटेरिया है कि विवाह कहाँ होना चाहिए, विवाह होना चाहिए परिवार के बाहर। तो सामान्यतः उत्तर भारत की बात की जा रही जाता, या फिर शायद उस समय तक ये जो कज़न अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा और अभी आगे भी देखेंगे अभी क्लियरली यहीं पे मैरिज वाले ही पार्ट पे। तो जैसे हम पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह या हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में कज़न मैरिजेस जो है वो अलाउ हैं। तो ये चीज़ बड़ी समझदार मतलब टाइप की है मेरे ख्याल से और कॉमन है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड, यानी जैसे ही समय हुआ ठीक ठाक और लगा कि अब बिटिया का विवाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, शादी लायक हो गई हैं ये, तो फिर उनके लिए एक ठीक ठाक जो लड़का है, वर है, वो तलाश करना शुरू कर दिया जाएगा। एंड दैट ग्रूम शुड बी द आउटसाइड। आउटसाइडर का मतलब बाहर का होना चाहिए, ठीक है। बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे देश जाना है ढूंढने के लिए, वहीं आपके ही क्लैन जो हम बात कर रहे थे, किन बात कर रहे थे, कुल वंश बात कर रहे थे जो, ठीक है ना, उससे बाहर का होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे और समझाएंगे कुल वंश के बारे में भी और क्लियर होगा आपको कि कुल और वंश या एक ही फैमिली की जो रूट्स हैं वो कहाँ से ट्रेस होती है। चलो ऑलराइट, अब जब शादियां की जाएंगी, जब बाहर किए जाएंगे, तो इस तरह की शादी को क्या कहते थे, एक्सोगैमी, ठीक है। एक्सोगैमी, एक्सो का मतलब होता है आउट या बाहर, और गैमस मतलब होता है विवाह, ठीक है, जुड़ना मिलना। तो मैरिज, यानी मैरिज आउटसाइड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एक्सोगैमी, ठीक है। मैरिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ विवाह करना इज कॉल्ड एक्सोगैमी। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि that the lives of young girls and the women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated। मतलब खासकर उच्च वर्ग में जो महिलाओं का जीवन है उसको बड़ी सावधानी के साथ में रेगुलेट किया जाता था, वॉच किया जाता था, किस समय बड़ी हो रही हैं, अब कब शादी के लायक हो गई हैं, शादी भी की जाए तो किसके साथ की जाए, ठीक ठाक लड़का देखा जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर वो जिस घर में जा रही हैं वहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब घर का ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब कुछ मतलब कुल मिला के रेगुलेट किया जा रहा है। अमूमन आगे जाके तो ये माना जाएगा कि भैया वैदिक काल में कि भाई जो एक स्त्री है उसको हमेशा शेल्टर या प्रोटेक्शन में ही रहना चाहिए एज पर दी वैदिक रूल्स, ठीक है। चाइल्डहुड है तो फादर की केयर पे, यंग है तो हस्बैंड की केयर पे, ठीक है। और इसके बाद फिर जब और उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो बेटे की केयर में। इस तरीके से एक पर्टिकुलर शेल्टर या पर्टिकुलर जो एक छाया है, प्रोटेक्शन है, उसमें ही रहना चाहिए उनको। क्लियर, ऑलराइट। तो जो हाई स्टेटस वाली फैमिलीज़ होती थी, उन हाई स्टेटस वाली फैमिलीज़ में नॉर्मली जो जीवन है महिलाओं का उसको रेगुलेट किया जाता था, ठीक है। टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम। और रेगुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो ट्विस्ट या टर्न या मैं कहूँ कि जो पॉइंट होता था, या मैं कहूँ कि वो उस पूरे रेगुलेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण फेज़ है वो फेज़ है कि आपने बचपन से लेके अभी तक इनको शादी के लायक तक रेगुलेट किया है और आगे भी रेगुलेट करें ना करें जो भी है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है रेगुलेशन का वो यही है कि अभी तक पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया कि अब ठीक ठाक अब समय आ गया है, ठीक ठाक हाथों में इसको सौंप दिया जाए कुल मिला के, है ना। तो राइट टाइम पर, यानी जब समय आ गया हो तो राइट पर्सन को, ठीक ठाक व्यक्ति को, है ना, जो ठीक ठाक नहाता धोता हो, है ना, साफ सुथरे कपड़े पहनता हो, ठीक ठाक बातचीत करता हो, है ना, फालतू बातें ना करता हो, ठीक ठाक काम भी कर लेता हो, ऐसे पर्सन को दे दिया जाए अपनी बिटिया को। क्लियर है। जिससे आगे जाकर अब ये जो केयरफुली रेगुलेटेड होने की परंपरा है, ये करने की परंपरा है, इसमें फिर आगे क्या समझा जाने लगा धीरे धीरे कि राइट टाइम पर राइट पर्सन को आप क्या देते हैं, अक्सर गिफ्ट करते हैं। तो आपका ये मोरल ड्यूटी है कि आप अपनी जो डॉटर है इस डॉटर रूपी गिफ्ट को दान करें, कन्या का दान करें, डॉटर को गिफ्ट करें, ठीक है। किसको, राइट पर्सन को, कब, राइट टाइम पर, ठीक है। इसलिए शादी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी मानी जाएगी फादर की कि भैया पिता का कर्तव्य है, धर्म है कि वो सही समय पर सही व्यक्ति को पकड़ ले आए, ढूंढ ले आए, कहीं से खोद के निकाले, और नहीं मिल रहा तो कुछ भी करे पर कन्या का दान करे, बिना कन्या के दान किए उसको मिलने नहीं वाला स्वर्ग वगैरह, ऐसी परंपरा प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो एंडोगैमी आप बहुत अच्छे समझ गए, ये रूल्स हैं बेसिकली। एंडोगैमी अभी हमने जस्ट देखा, एंडोगैमी रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, ठीक है ना, मतलब एक ही
परिवार एक ही जाति के लोगों के बीच में, लोकेलिटी में, यहाँ पर ब्लड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है ना। कई जगह पर ऐसी प्रक्रिया परंपरा चलती हैं जब कज़न्स के बीच में विवाह होते हैं। कई सारे रिलीजन में, जैसे इस्लामिक रिलीजन देख लें हम, हिंदू रिलीजन में भी कई जगह पर इस तरीके की परंपराएं, प्रक्रियाएं चलती हैं जहाँ पर कज़न मैरिजेस अलाउ होते हैं। ठीक है, हो सकता है ब्लड रिलेशंस को छोड़ दिया जाता होगा। चलो एक्सोगैमी, ठीक है। सो एक्सोगैमी तो अभी हमने देख लिया, रिफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी अपने परिवार के, यूनिट का मतलब यहाँ पर फैमिली से है, अपने परिवार के ग्रुप से बाहर जाकर विवाह करना जो है वो एक्सोगैमी कहलाता है। पॉलीगैमी का मतलब है कि अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ, ठीक है। तो एक व्यक्ति जब एक से ज़्यादा विवाह करने का इच्छुक है, ना सिर्फ इच्छुक है बल्कि करता ही है कुल मिला के, है ना, तो मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड पॉलीगैमी। और कभी ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि अब स्त्रियों का भी मन करने लग जाए कि एक से ज़्यादा शादी कर लें, ठीक है, तो ऐसी भी सुविधा उपलब्ध है आपके पास। तो इफ़ अ वुमन कैन मैरी मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है ना, तो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। अक्सर महिलाएं थोड़ा इस मामले में रेगुलेटेड रहती हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, कम क्या बहुत कम देखने को मिलता है ना, कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा हस्बैंड जो है आज के डेट में मिल जाते हैं पर विवाह नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध बने होते हैं वहाँ पे। चलिए, यानी इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं वो। चलो, सो रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी पुराने समय में, सो विथ द इमर्जेंस विद द टाउन, नए नए शहरों का विकास हुआ होगा जनसंख्या की वजह से, या मैं कहूँ कि सेटलमेंट अब और डेंस हो रहा है तो उसकी वजह से। क्लियर है। तो सोशल लाइफ जो है थोड़ा सा और सरल से जटिलता की तरफ गई होगी। नए ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन, वेरिड प्रैक्टिसेस और इसमें इंट्रोड्यूस हुई होंगी और इसको बेहतरीन तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। क्लियर है। तो अब जब टाउन्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो टाउन्स डेवलप होने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह दूं फ़ायदा, या टाउन डेवलप हो रहे हैं इसका दूसरा मतलब आप कह दो कि ट्रेड कॉमर्स भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि गांव के लेवल पर अब चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, गांव के लेवल से ऊपर चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो जब हम विलेज से ऊपर टाउन या टाउन से ऊपर सिटी में जाते हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि अब अर्थव्यवस्था जो है सरल से जटिल की तरफ जा रही है। ठीक है। सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो जब ट्रेड और कॉमर्स वगैरह की प्रैक्टिसेस आगे बढ़ी होंगी, तो इन ट्रेड कॉमर्स की प्रैक्टिसेस के दौरान आपस में होता है ना, इंटरैक्शन होता है, व्यापारी वगैरह होंगे, दूर के नज़दीक के लोग चीज़ों को खरीदने बेचने के मोटिव से एक दूसरे से मुलाकात करते होंगे। ठीक है, आइडियाज़ शेयर होते होंगे, भाई व्यापारी आपस में मिल रहे हैं, बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, बिज़नेस की बातों के साथ साथ कई बार अपने परिवार के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि भैया जो है वो बिटिया पढ़ लिख चुकी है, ठीक है, और वो कॉलेज में जा रही है, आगे ये प्लान है आईएएस की तैयारी करेगी, है ना। बेटा जो है वो दूसरा बोलेगा कि अपना बेटा तो जो है वो पढ़ लिख के निकल चुका है, ऑलरेडी आईएएस बन गया है। तो इस तरीके से समझ रहे हो ना कि अब दोनों का ही कि अरे वाह वाह क्या बात है क्या बात है, कितने साल का है बेटा, इतने साल का, बिटिया इतने साल की, क्यों ना अपने बिजनेस को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके की बातें होंगी यहाँ पे। सो दे विल शेयर द आइडियाज इन द अर्बन मिलियू एंड दिस मे हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जिससे कुछ जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, ठीक है, इनको कई बार क्वेश्चन भी करेंगे, इनको कई बार इनमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इनको कई बार वॉयलेट भी करेंगे। ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जैसा आप चैप्टर 4 में आगे अभी देखोगे, अभी आगे आपको मिलेगा ये सब कुछ। क्लियर। तो अब हो सकता है शादी ब्याह जो संबंध होने की बात चल रही है, ये दो जो व्यापारी हैं या ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, कौन लोग हैं जो एक दूसरे से आपस में शादी के ले रहे हैं, प्लस शादी करने के दौरान बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऐसे ही थोड़ी कि मन हुआ कि भैया बिटिया आईएएस की तैयारी कर रही, लड़का बन चुका है, करा दो दोनों की, वो भी आईएएस बन जाएगी, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइफ चलेगी, खुशी खुशी हैप्पी एंडिंग होगी। तो ऐसा नहीं, ब्राह्मणाज ने कहा भैया ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे आपस में ही सब कुछ करने लग जाएंगे तो कभी कभी करप्ट भी हो सकते हैं ना। तो ऐसे करप्ट अगर प्रैक्टिसेस शुरू हो गई और समाज अपने मन मुताबिक दिशा में भागने लग जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्राह्मणाज को ब्रेन कहा जाता था सोसाइटी का, और ब्रेन जो है उसने सोचा कि थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए सोसाइटी को। अब रेगुलेट करना है जब, तो ब्राह्मणाज
रिस्पॉन्डेड, इन्होंने भी कहा कि भैया रुक जाओ, हम बताते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो दे लेट डाउन सर्टेन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर, अर्थात सामाजिक व्यवहार कैसे किया जाए, हाउ टू बिहेव सोशली, दिस वॉज बेसिकली कोडेड, है ना। इसके लिए नियम कानून बनाए गए, कुछ कोड्स बनाए गए, लॉज बनाए गए, और ये जो कोड हैं, जो लॉज हैं, ठीक है, ये रिलेट करते थे, या मैं कहूँ कि रेगुलेट करते थे किसको, आपके बिहेवियर को। सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, ये यहाँ पर डिसाइड होने लगा। ऑलराइट, बड़े लेवल पर सोशल नॉर्म्स यहाँ पर बनेंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणास ने जो बना दिया वो सिर्फ दूसरों के लिए बना दिया, दे देमसेल्व्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, दीज वर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मणास, ये खुद भी इसको फॉलो करते थे इन पर्टिकुलर, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो अपनी प्रैक्टिसेस से शो करते थे कि दिस इज नॉट फॉर यू ओनली, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग इट रिलीजियसली, हम भी इसको बहुत गंभीरता और बहुत 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 मतलब पूरा एकदम, समझ रहे हो ना, इसी के लिए बने ही, हमने जो नियम बनाए हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के लिए, वो सबके लिए। तो देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो कि ब्राह्मणास के बारे में एक जो नेगेटिव वो है ना, तो ऐसा आपको हमेशा नहीं सोचना चाहिए ना कि हमेशा ये कथा करा के और 101 501 दे दिया आपने, 1001 रुपया 1500 रुपया दे दिया, ये वाले ब्राह्मणास मतलब ऋषि मुनि भी होते थे। ब्राह्मणास वो जो सही मायने में चीज़ों को समझते भी थे, ब्राह्मणास का मतलब वो जो सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहते थे। कुछ ऐसे भी थे कि जो यज्ञ में दक्षिणा कितनी मिलने वाली है इसी पर उनका ध्यान रहता था। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कब कहाँ पर दक्षिणा वाले लोग ज़्यादा डोमिनेटेड हैं और कब कहाँ पर सोशल ऑर्डर को ऑर्डर में ही रखने वाले लोग डोमिनेटेड हैं, क्लियर है। तो कुछ कुछ चीज़ें ठीक ठाक भी, अब मान लो ऐसे ही हो जाए सोसाइटी की, जिसका जो मन आए कर लो। अब ऐसे तो किसी का भी किसी से भी मन हो सकता है, एक ही व्यक्ति से 4 लोगों का मन हो सकता है, तो फिर दोनों लोग सब लड़ने झगड़ने लगेंगे ना, है ना। या फिर कोई कहीं भी किसी भी क्वालिटीज़ को या अपने अंदर के कुछ, आज तो विज्ञान आ गया, बहुत मामले में चीज़ें पता है, ठीक है, इतनी बीमारियों का टेस्ट कराओ और इसके बाद शादी कर लो, ठीक है, सब कुछ सारे टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहे हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा करना है कि नहीं करना है। पुराने ज़माने में तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ना, तो कई लेवल तक तो गुणों को या एक्सटर्नल फीचर को देख के भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती थी। तो कुछ ना कुछ तो मतलब समझा, ऐसी बात नहीं है, अगर ये रेगुलेट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ भी थी वो, ठीक है। आपके नज़रिए में अगर ख़राब है तो आप देख लो, हो सकता है आपको ये ठीक ठाक सूट ना करे, अभी अगले कुछ समय बात करें। थॉट प्रोसेस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रिजिड हैं तो फिर समस्या है आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी भी फॉलो करती थी। फ्रॉम 500 बिफोर कॉमन एरा दीज नॉर्म्स वेर कंपाइल्ड इन संस्कृत। आगे जाके पहले इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उनको नॉर्मली प्रैक्टिस खुद किया, दूसरों से प्रैक्टिस करवाया। आगे जाके 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास इन्होंने बाकायदा बुक्स लिख दी, इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, इन्होंने बाकायदा रिटन फॉर्म में कर दिया उन सारे कोड्स को, उन लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर को, जिन्हें हम कहते हैं दीज डॉक्यूमेंट्स वर नोन एज धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। क्या कहते हैं इनको? इन्हीं को धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रास कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच वर्क वॉज मनुस्मृति। मनुस्मृति भी एक तरीके का धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र ही, ध्यान रखना। मनुस्मृति राजा मनु जो थे इन्होंने बनाया था। बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया गया है इस किताब को। समस्या ये है कि इस किताब की आपके पास जो प्रतियां मिलती हैं उनकी ओल्डेस्ट प्रतियों में जो अभी प्रतियां अवेलेबल हैं वो टेम्पर्ड हैं एक्चुअली, ध्यान रखना, ठीक है। और यही कारण है कि बहुत सारे, इनफैक्ट अब मतलब बोलना विवादित नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे कंट्री के एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि बड़े बड़े एमिनेंट डेजिग्नेशंस को संभाल चुके हैं देश के, वो तक डिस्टॉर्टेड वर्जन पढ़ के पागल हो गए और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है सोसाइटी के बारे में बोल दी। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतना खराब नहीं था मनुस्मृति। अगर आप मनुस्मृति के एक्चुअल वर्जन को पढ़ेंगे तो आपको 99% चीज़ें सोसाइटी के हिसाब की ही लगेंगी। क्लियर है? 1-8% चीज़ें हो सकता है बदलने लायक होंगी आज के 21वीं शताब्दी के हिसाब से, ठीक है। तो हमेशा हर किताब में ख़राब चीज़ नहीं होती है। इतनी ख़राब नहीं है कि उसको जला दो, उसको ज़मीन में 100 फीट नीचे गाड़ दो, ठीक है। ऐसे हर किताब में बहुत सारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि समस्या हो जाए अगर पढ़ने बैठो तो। आज के हिसाब से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, बट धड़ल्ले से बहुत बढ़िया से फॉलो हो रही हैं। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स
द मनुस्मृति कंपाइल्ड बिटवीन 200 बिफोर कॉमन एरा टू 200। अब देखो विंडो यहाँ पे भी है, मतलब एग्जैक्टली विंडो का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लाइन को बता दिया गया कि इससे से इसके बीच में लिखी गई है, ठीक है ना ये। अब अभी सिर्फ किताब तक ही मिस्टेक रहते हैं, कभी फिर और डिटेल में बात कर लेंगे इसके दूसरे साइड के बारे में। तो मनुस्मृति वॉज रिटन बाय द मनु, जो मनुष्यों के पूर्वज कहलाते हैं कुल मिला के, जैसे एडम हो गए। तो इसमें बहुत सारे सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स जो है वो लिखे हुए हैं, और ये भी एक तरीके से धर्मशास्त्र है, और बहुत सारा धर्मशास्त्र जो है इसको उस समय के हिसाब से लिखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। While the Brahmana authors of these texts claim that their point of view had universal, अब वही जो मैं बात अभी कह रहा था उसी बात को यहाँ पे ब्राह्मणास जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, आपके सोशल बिहेवियर के जो नॉर्म्स बनाए हैं, द नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर्स दैट वी हैव डन इट डेलिबरेटली, ठीक है, बहुत सोच समझ कर हमने बनाया है, बहुत समझने के बाद बनाया है, और इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। आप कहीं भी चले जाएं आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिसेबल हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो जाएगी, दूसरी जगह पर ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं रह जाएंगे। एंड दैट व्हाट दे प्रेस्क्राइब्ड हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबडी, और जो हम प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको इन फॉर्म ऑफ सूत्रास, सूत्र का मतलब होता है लॉ, बेसिकली फॉर्मूला, किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने का फॉर्मूला है, कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस से रिलेटेड फॉर्मूला है, सूत्र, ठीक है। तो ये जो हमने आपको सूत्र प्रेस्क्राइब किए हैं, फॉर्मूला प्रेस्क्राइब किए हैं, इनको आपको पालन करना चाहिए, ओबे होना चाहिए सब कुछ। इट इज़ लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड। इतिहासकारों को लगता है कि हो सकता है इन्होंने जो लिखा है वो तो ठीक है, वास्तविकता में शायद ये और जटिलता रही होगी उस ज़माने में, जो भी रहा हो। इसके अलावा गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट, हमें लगता है कि कई कई जगह पर, जैसे उत्तर भारत में ज़्यादातर ही साहित्य लिखा गया, उत्तर भारत में धर्मसूत्रास और शास्त्रार्थ लिखे गए, मनुस्मृति लिखी गई, लेकिन रीजनल लेवल पर ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो जब ट्रांसमिट हुए होंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ कुछ रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस भी आ गए होंगे, कई बार इसलिए भी प्रैक्टिसेस अलग अलग हो गई होंगी कि भाई 100% उन नोशंस को या कस्टम्स को एज इट इज रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट नहीं किया गया होगा, आइडियाज़ को पूरी तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो इससे ये हो सकता था कि ब्राह्मणास का जो इन्फ्लुएंस है वॉज ऑल परवेजिव था भी और एक तरीके से नहीं था। मतलब कुल मिला के ट्रांसलेट किया गया, और ट्रांसलेट किया गया तो इससे ये तो पता चलता था कि ऑल परवेजिव है, क्योंकि उत्तर भारत में अगर जो भी ग्रंथ बने उनका अनुवाद किया गया संस्कृत और अन्य भाषाओं में रीजनल लेवल पर, ठीक है, तो दक्षिण भारत तक भी आपको वही पढ़ने को मिलेगा, शादी ब्याह से रिलेटेड, मतलब सोशल बिहेवियर को रेगुलेट किया ही जा रहा है। हाँ, आपको कुछ डाइवर्सिटीज रीजनल लेवल पर मिल सकती हैं, ये बात है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में, यानी धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास जो अभी हमने देखा, इनके बारे में सबसे रोचक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रास में विवाह को लेकर तमाम बड़े डिटेल एक्सप्लेनेशंस और रेगुलेशंस दिए गए हैं, ध्यान रखना। और धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास, इनफैक्ट मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन अभी मैं बता देता हूँ, क्लियर है, जिनमें से 4 प्रकार के विवाह हैं इनको अच्छा माना गया है, और बाकी के जो 4 प्रकार के विवाह हैं, शादियां हैं, इनको कंडेम किया गया है, इनको क्रिटिसाइज किया गया है, क्लियर। संभव है कि दीज प्रैक्टिसेस वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, में भी शुरुआती जो 4 हैं वो उनके द्वारा प्रैक्टिस की गई होंगी जो ब्राह्मण कल्चर को अच्छे से फॉलो करते थे, ब्राह्मण टीचिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन जो बाकी के 4 हैं वो उन लोगों के द्वारा फॉलो की गई होंगी जो शायद बिल्कुल भी नहीं मानते थे इनको, या फिर इनके अगेंस्ट ही काम करना चाहते थे, है ना। तो ये रीज़न था कि ब्राह्मण लोग, कुछ लोगों को, मतलब उनकी प्रैक्टिस ही ऐसी है जो सिविलाइज्ड टाइप की नहीं है ना। जैसे ये देखो, तो मनुस्मृति के हिसाब से, एज पर मनुस्मृति, ये 8 प्रकार के विवाह हो गए। यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 प्रकार के विवाह हो गए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह, दीज वर कंसिडर्ड एज दी
गुड टाइप ऑफ मैरिजेस। शुरुआत के 4 प्रकार के जो विवाह हैं, इनमें जैसे ब्रह्म विवाह सबसे बेहतरीन होता था, जिसमें क्वालिटी के बेसिस पर एक जो व्यक्ति है वो अपनी पुत्री का विवाह करता था, ठीक है। तो नॉर्मल गिफ्ट वगैरह, दहेज वगैरह का कोई प्रथा नहीं होता था यहाँ पे, और नॉर्मल गिफ्ट्स वगैरह का एक्सचेंज भले हो जाए इसमें, ठीक है। तो दोनों, एक वर और वधू, ब्राइड और ग्रूम जो होते थे, ये इनकी क्वालिटी के बेसिस पर इनको जो है वो उनकी शादी कराई जाती थी, ठीक है। दहेज विवाह, उसके बाद फिर जैसे नॉर्मली कई बार जो बेटी है वो थोड़ा सा योग्य है, बट उसके एग्जैक्टली योग्य व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में दहेज विवाह हो जाता था। अर्श विवाह, जब नॉर्मली ऋषि के साथ विवाह होता था, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसे अर्श विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह, ठीक है। ऐसे ही ये सारे विवाह जो है बेसिकली, अब सारे को क्या समझाना, क्योंकि बेसिकली आपकी बुक में जो है वो एक बना है, आप देखोगे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में शुरू के 4 टाइप के कुछ कुछ विवाह को समझाया गया है, ठीक है। प्रजापत्य विवाह जो होता था उसमें थोड़ी बहुत डाउरी वगैरह चलती थी, ध्यान रखना, है ना। गंधर्व विवाह, आज का लव मैरिज जिसे आप कह दो, यानी 2 लोग अपने आप को, अपने मतलब अपने रिलेशनशिप को मान्यता दे देते हैं, दुनिया दे चाहे ना दे, उनसे बहुत उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 लोग तैयार हो गए और मन आया कि विवाह करना चाहिए, काफ़ी दिन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में दे विल गेट मैरी विद ईच अदर एंड दैट इज नोन एज गंधर्व विवाह। तो अपने आप को, अपने संबंध को मान्यता दे देना गंधर्व विवाह कहलाता था। ज़्यादा संबंध इसमें दुनिया से नहीं है, रहते रहते फिर बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले तो चलेगा, ठीक है। असुर, राक्षस और पैशाच विवाह बहुत ही लोअर क्वालिटी के विवाह माने जाते थे। गंधर्व को भी उस जमाने में अच्छा नहीं माना जाता था। आज के डेट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का विवाह, लेकिन वो गंधर्व के साथ साथ ब्रह्म या प्रजापत्य भी हो जाता है, ठीक है। फैमिलीज़ के भी उसमें मतलब कुल मिला के एक्सेप्टेंस या कंसेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो राक्षस वाला विवाह इसको बोलते थे, ठीक है। असुर विवाह हो गया, मतलब इन तीनों में क्या हो गया, जैसे शादी कर ली एबडक्शन करके, ठीक है, शादी कर ली फैमिली के ऊपर अटैक करके, जैसे असुर विवाह हुआ, तो असुर विवाह में तो सिंपल क्या है, गए और फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। फैमिली के ऊपर जब अटैक कर दिया उसने, तो जो भी झगड़ा वगड़ा हुआ, झगड़े के बाद जो लड़की थी उसको उठा लिया वहाँ से, दैट इज कॉल्ड असुर। राक्षस विवाह हो गया, राक्षस विवाह में तो सीधे मतलब दैट इज द मोस्ट वर्स्ट काइंड ऑफ विवाह, ठीक है ना। पैशाच विवाह, इसमें सेड्यूस करके शादी करना पर्टिकुलर जो वुमेन है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की शादियां जो होती थी, है ना। ये राक्षस में एबडक्शन कर लिया, प्रॉपर एबडक्शन कर लिया ऐसा, ठीक है ना। तो अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर लिया, किडनैपिंग करके शादी कर लेना। तो ये डिफरेंट टाइप की जो शादियां हैं, ये 8 प्रकार की शादियां मेंशन है, जिनमें शुरुआती 4 प्रकार की जो शादियां हैं ये बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड है ब्राह्मणास के द्वारा, और बाकी की जो 4 टाइप की शादियां हैं these are not exactly recognized and they are considered as the inferior practices of marriage. One Brahminical practice evident from the 1000 before common era, हमें एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और मैं कहूँ कि मोस्ट नोटिस्ड प्रैक्टिस देखने को मिलती है, नोटिस्ड प्रैक्टिस जो देखने को मिलती है वो 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास, जो कि धर्मशास्त्राज और सूत्राज में मेंशन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है कि लोगों को क्लासिफाई किया जाता था, खासकर ब्राह्मणास के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ब्राह्मण जो कम्युनिटी है इनका क्लासिफिकेशन मिलता है, ठीक है, ब्राह्मणों का क्लासिफिकेशन मिलता है, और जो ब्राह्मणास का क्लासिफिकेशन है वो किया जाता था गोत्र के टर्म में। नॉर्मली वैसे गोत्र की अलग अलग आइडेंटिटीज आती हैं, है ना, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन एक्सेप्टेंस है वो है कि गोत्र जो होता था वो एक वैदिक सीयर का मतलब होता था एक ऋषि हो गए, कोई भी वैदिक ऋषि हो गए। सप्त ऋषि सामान्यतः 7 ऐसे महत्वपूर्ण 7 ऋषिज हैं, 7 सेजेस हैं, जो कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, है ना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति या क्रिएशन के समय से उपस्थित है, और आगे जाके जितने भी लीनिजेस चल रही हैं मैक्सिमम ब्राह्मणास की, वो इन्हीं 7 ऋषिज या 7 ऋषिज से आती हैं। क्लियर है, 7 सेजेस से आती हैं। तो वैदिक सीयर का मतलब जिन्होंने वेद के जो नॉलेज है, वेद में 2 तरीके का नॉलेज है, एक तो रिचुअलिस्टिक पूरा नॉलेज है, लेकिन वेद में फिलोसॉफिकल नॉलेज भी है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो वेद में फिलॉसफी भी है, भगवान को जानने के बारे में भी बातें हैं, और तमाम बड़ी इनडेप्थ वाले फिलॉसफी हैं, जिसे हम ज्ञान कांड कहते हैं बेसिकली। तो ऐसे भी ऋषि हैं, ये जो फिलॉसफी वाले ऋषि हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सीयर का मतलब दोज हु हैव सीन, जिन्होंने देखा, क्या देखा, द स्पिरिचुअल ट्रूथ, उस परम सत्य को देखा, समझा, रियलाइज किया, दर्शन किया उसका। ऐसे वैदिक ऋषि जो हैं, इनसे जो परंपरा आगे चली परिवार की, यही गोत्र कहलाती है। क्लियर है।
तो वैदिक सीयर एंड ऑल दोज हु बिलोंग्स टू द सेम गोत्र आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दीज वैदिक सीयर्स, ठीक है। यानी वैदिक सीयर से परंपरा आती है और इसके बाद जितने भी लोग कुल मिला के कहा जाए कि एक गोत्र के से जुड़े हुए हैं, ये लोग माना जाता है कि इन्हीं ऋषियों के डिसेंडेंट्स हैं या संतानें हैं, ठीक है। अब इस गोत्र से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण आप चीज़ें जान लीजिए। वैसे तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, जो कि वुमेन से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली महिलाओं से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। सबसे पहला कि जो वुमेन्स है, वुमेन वेयर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर फादर्स गोत्र। यानी मान लो जैसे कोई एक फीमेल है, ठीक है, तो जब इसका विवाह होगा तो क्या होगा, विवाह के समय इसका जो गोत्र अभी जो इसके फादर का गोत्र है वो अब नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अपने फादर के गोत्र को ख़त्म कर देंगी और अब जब अपने हस्बैंड के पास पहुँचेंगी तो इनका जो गोत्र होगा ये इनके हस्बैंड वाला गोत्र ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर है। तो फादर का गोत्र इनके लिए टेम्परेरी है और मतलब एक जब तक इनकी शादी नहीं हुई तब तक इनका फादर का गोत्र इनके नाम के साथ है, और जब फिर इनका विवाह हो गया तो इनके हस्बैंड का गोत्र इनके नाम के साथ है। तो वुमेन वेर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रास, ठीक है, और अपने हस्बैंड का गोत्र। तो ये एक और दो दोनों चीज़ें हो गई, क्लियर है। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई कि द पीपल फ्रॉम सेम गोत्र कैन नॉट मैरी, ठीक है। एक ही गोत्र के जो लोग हैं ये शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही गोत्र के हैं तो एक ही तरीके के डिसेंडेंट से आ रहे हैं। जब एक ही डिसेंडेंट से आ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि सब में एक ही ब्लड है और बेसिकली दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फिर क्या होगा, दूसरे वैदिक सीयर जो है यानी दूसरे गोत्र के जो हैं उनके साथ में सामान्यतः यहाँ पर विवाह की परंपरा बनाई गई है या बताई गई है, ठीक है। अब वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसिडर द नेम्स। अब हम कैसे जाने कि ये होता था उस समय नहीं होता था, तो हमें कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं इतिहास में। ऐसे कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिनमें महिलाओं या पुरुषों के नाम के साथ में उनके गोत्र जुड़े हुए हैं, क्लियर है। कुछ कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ जगह, मैक्सिमम जगह पे तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ कुछ जगह पे मिलेगा। इनफैक्ट महाभारत में देखो, जैसे मैंने बताया, ठीक है, मदर के नाम अपने नाम के साथ जोड़ते थे, तो वहाँ गोत्र तो उतना नहीं समझ में आता। लेकिन आप देखो कि दक्षिण भारत में एक रूलिंग डायनेस्टी थी सातवाहन। सातवाहन लोग जो है ये मौर्याज जब आपके डिक्लाइन फेज में थे, तो मौर्याज के डिक्लाइन के बाद आपका जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर इमर्ज होंगे, है ना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो पूरा ये इलाका है यहाँ पर ये लोग इमर्ज होंगे 2nd सेंचुरी के आसपास। और यहाँ हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ये देखने को मिलता है कि इनके साथ दोनों चीज़ें, ये लोग मतलब जो फीमेल है वो अपने फादर का ही गोत्र हस्बैंड की शादी करने के बाद भी कैरी करके आ रही है, यहाँ भी कैरी कर रही थी, यहाँ भी कैरी करेगी, और सेम गोत्र में भी शादियाँ देखने को मिलती। मतलब ये थोड़ा सा ब्राह्मणास के उल्टा चले गए, जबकि हैं ब्राह्मण। सातवाहन दे कंसीडर देमसेल्फ एज द ब्राह्मणास, बट इनकी प्रैक्टिसेस में हमको उटपटांग चीज़ें दिखती है। जैसे राजाओं के जो नाम हैं, तो राजाओं के नाम में आप देखोगे जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो गौतमी और वशिष्ठी जो नाम है दे आर बेसिकली द फेमिनिन नेम्स ऑफ दी वैदिक सीयर। उन्हीं का एक तरीके से फेमिनिन नेम है, क्लियर। तो सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वेर पॉलीगाइनस ऑल्सो, ठीक है, यानी इनके पास एक से ज़्यादा वाइफ, एक से ज़्यादा विवाह किया इन्होंने, एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई इन लोगों, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय मल्टीपल जो मैरिजेस हैं दैट इज़ फाइन, ये तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे खास बात जो हमें एविडेंसेस मिलेंगे गोत्र से रिलेटेड, वो ये एविडेंसेस मिलेंगे कि जो सातवाहन प्रिंस या सातवाहन रूलर्स जो हैं, जिन प्रिंसेस से, जिन रानियों से, जिन वुमेन से बेसिकली वो शादियां कर रहे हैं, इनके जब नाम को एग्जामिन किया गया, यानी कि जब इंस्क्रिप्शंस वगैरह बेसिकली जो सातवाहना के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम को शो करते हैं, जब उन इंस्क्रिप्शंस को बेसिकली देखा गया, समझा गया, बहुत अच्छे से डिकोड किया गया, तो इससे हमें पता चलता है कि इन वुमेन्स ने अपने नाम के साथ में क्या किया हुआ है, it indicates that they had names derived from the गोत्र। यानी इनके जो नाम हैं, फीमेल्स के जो नाम हैं, ये नाम उनके गोत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का बड़ा सिंपल सा है कि जैसे अभी मैं कह रहा था ना कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र शतकर्णी रूलर्स के नाम, तो ये उनके मदर्स के नाम है, और बेसिकली ये जो मदर्स के नाम है, इन मदर्स के नाम में गोत्र ऐड है, क्लियर है। अब गोत्र जो है, ये वो जो रानियां हैं ये अपने फादर के गोत्र को कैरी कर रही हैं यहाँ पे, तो ये जस्ट क्या हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जन।
जो अभी हम देख रहे थे ना, धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास के हिसाब से जो चीजें यूनिक चलनी चाहिए, अब सातवाहना दे कंसीडर देमसेल्फ एज ब्राह्मण, है ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस से डेविएट हो रहे हैं। क्लियर है? तो हमें कुछ कुछ इस तरीके के इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि नाम उनके जो है वो गोत्र से डिराइव हो रहे हैं, और ये लोग जो हैं बेसिकली रूलर्स, वो अपने मदर के नाम को कैरी कर रहे हैं। दूसरा इशू हमें यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि ये लोग अपने फादर के नाम को बेसिकली जो है वो कैरी कर रही हैं, जबकि गोत्र का जो रूल है वो क्या कहता है? अभी कुछ देर पहले हमने देखा गोत्र से रिलेटेड जो रूल है ना, 3 रूल पढ़े बेसिकली, वो क्या थे कि फादर के गोत्र को जो विमेन है और जो डॉटर है बेसिकली, शी विल नॉट कैरी व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड विद द अदर मैन। चलो, आई मीन समवन जिससे भी शादी हो रही, दे एविडेंटली रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र। यानी ये वुमेन अपने फादर के नाम या गोत्र को बेसिकली, या गोत्र वाले नाम को, या मैं कहूँ गोत्र को रिटेन करके आ रही, और अपने हस्बैंड के गोत्र को कैरी करने के बजाय वो अपने फादर के ही गोत्र को कैरी कर रही, ठीक है। जबकि अकॉर्डिंग टू जो ब्राह्मणिकल रूल्स क्या होना चाहिए था कि दे शुड कैरी द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड आफ्टर द मैरिज। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है। व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। इनमें से कई बार ये देखने को मिला है कि जो मैरिजेस हो रही है ना, इन मैरिजेस में अब गोत्र आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई इससे क्या रिलेट हो रहा है। इससे रिलेट हो रहा है कि कई बार ब्लड रिलेशंस में एक तरीके से मैरिजेस हो रही ना, क्योंकि हमने अभी जो जैसे देखा गोत्र, तो इन गोत्र में ये जो गौतम और वशिष्ठ जो हैं ये बेसिकली क्या है, पहले ही थोड़ी देर पहले बताया कि वैदिक सीयर्स के ही नेम है, ठीक है, फेमिनिन नेम है। चूंकि महिला को डिनोट कर रहे हैं या विमेन से रिलेटेड है, विमेन का नाम शो हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने गौतम से गौतमी कर दिया उसको बेसिकली, यानी गौतम की पुत्री गौतमी, ऐसा। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है, तो वो लेडी बेसिकली यहाँ पे एड्रेस हो रही है। और गौतमी पुत्र शतकर्णी मतलब गौतम गोत्र वाली जो लेडी है उसका पुत्र शतकर्णी। तो इस तरीके से ये है ना। जितने बाकी भी वैदिक शेयर होते हैं जैसे गौतम और वशिष्ठ हो गए, पाराशर हो गए, भृगु ऋषि हो गए, ठीक है। तो ऑल दी देयर आर 7 सेजेस, जो कि अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले डिस्कस भी किया मैंने कि 7 ऐसे ऋषि हैं। चलो, तो ये चीज हमें समझ में आती है। व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट इज दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग्स टू द सेम गोत्र। यानी अब जैसे मल्टीपल टाइम पर गौतमी और मल्टीपल टाइम पर वशिष्ठी के जो पुत्र हैं, इनके नाम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी सेम गोत्र वाली जो लेडीज़ हैं वो अलग अलग समय पर घर में या मतलब रॉयल पैलेस में शादी करके आ रही हैं सेम गोत्र से। तो दैट इज़ अ बिट काइंड ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम द एक्चुअल ब्राह्मणिकल रूल्स। तो एज इज ऑब्वियस दिस रैन काउंटर टू द आइडियल ऑफ एक्सोगैमी। एक्सोगैमी के, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर्स हैं या धर्मसूत्रास हैं, धर्मशास्त्रास हैं, वो क्या कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और सूत्रास यू कैन नॉट मैरी विद इन द फैमिली और विद इन द सेम गोत्र। सेम गोत्र में विवाह अलाउ नहीं है। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, इंडोगैमी देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का हो गया, ये एंडोगैमी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और यहाँ एक्सोगैमी से बाहर जा रहे हैं ये लोग बेसिकली। क्लियर है? चलो, इन फैक्ट इट एग्जेम्पलीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, दैट ऑफ एंडोगैमी और मैरिज। तो हो सकता है, मतलब कुल मिला के आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है उस समय कुछ ऐसी कंडीशन रही होंगी, पॉलिटिकल कई बार एडवांटेजेस की वजह से लोकल लोग करते थे या राजा करते थे ऐसा, क्योंकि उन्हें सोशल इकोनॉमिक तो निभाना ही है, पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो कई बार पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसके अलावा हमें और देखने को मिलता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के। किन जगहों पर? साउथ इंडिया की तरफ की सेम ग्रुप में मैरिजेस मिलती हैं, ठीक है। सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये मेंशन भी किया हुआ है कि पश्चिम भारत की तरफ थोड़ा सा, जैसे बेसिकली महाराष्ट्र में और कुछ कम्युनिटीज़ में, और आपको साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली यू कैन सी दी एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोगैमी। क्लियर है? एंडोगैमी के मतलब सेम ही फैमिली, सेम ही किन ग्रुप में आपको शादी मिल जाएंगी। सच मैरिजेस अमंग्स किन फॉक सच एज कजन ensured a close knit community। माइट भी ये होगा कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज कम्युनिटी टाइज या थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज पारिवारिक एक जो गठबंधन है वो बनेगा इस तरीके की मैरिजेस में। क्लियर है? तो ये, लेकिन ये कम देखने को मिलती हैं, कम ही हैं। उत्तर भारत में लगभग असंभव है।
मतलब नहीं ही है। इट इज़ लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा लग सकता है या ऐसा था कुल मिला के कि हो सकता है भारत के सब कॉन्टिनेंट में हम देखें, या मतलब इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है उसके अलावा आज जो अलग अलग और कंट्रीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे भी अगर आप देखें, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर अफगानिस्तान से लेके और इधर कन्याकुमारी तक, तो आपको देखने को मिलेगा कि अदर दूसरे पार्ट्स में हो सकता है ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस रही हों या ना रही हों, भगवान जाने, हमें एग्जैक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। वी आर नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द स्पेसिफिक डिटेल्स। थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है इस पर्टिकुलर पार्ट के डिटेल को रिकंस्ट्रक्ट करने में, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रॉपर एविडेंसेस, है ना। चलो, वर मदर्स इंपॉर्टेंट, अभी तो आपने देख लिया बहुत बढ़िया कि जो मदर्स हैं इनको सातवाहन रूलर्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन्स और द मदर्स, पर्टिकुलरली दे आर एडिंग द नेम ऑफ देयर मदर्स विद देयर नेम। सो is it that there was real women empowerment? Is it that they were promoting some kind of you can say कि फीमेल्स की लीडरशिप होने वाली है, आगे चल के फीमेल्स को प्रॉपर राइट मिलेंगे उस सोसाइटी में, क्या ऐसा था कुछ? चलो देख लेते हैं। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है आपका ये यही बताएगा कि क्या मदर्स सच में सातवाहना जो डायनेस्टी है वहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वी हैव सीन, हमने अभी जस्ट देख लिया कि सातवाहना रूलर्स जो है वेर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनॉमिक्स। मैट्रोनॉमिक्स का मतलब है कि नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, यानी वो अपने माता के नाम से, अपनी माँ के नाम से अपने नाम को कनेक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ऑलराइट, ये तो आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। ऑल दो दिस में सजेस्ट दैट मदर्स वेर इंपॉर्टेंट, ऊपरी तौर पर अपेरेंटली it looks that yes they respect their mother, but was it an actual practice? क्या ये सच में इस तरीके की सही मायने में सॉलिड प्रैक्टिस थी? we need to be cautious, हम थोड़ा सा सावधान रहें रिजल्ट पर पहुंचने के पहले, या मैं कह दूं कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। वी नीड टू बी कॉशियस, हम थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी ना करें इस डिसीजन पे पहुंचने पे कि यस देयर वर ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन्स और द मदर्स और द फीमेल्स इन द सातवाहना फैमिली। ऑलराइट, बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन, ठीक है। In the case of the Satvahana, we know that succession to the throne was generally patriarchal, यानी हमने बहुत अच्छे से इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया। जब हमने का मतलब है यहाँ पर इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब इंस्क्रिप्शंस को प्रॉपर स्टडी किया है हिस्टोरियंस ने, तो उन्होंने पाया कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र होती थी, यानी व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलिटिकल पावर हैपेंड, और ट्रांसफ़र से मतलब है मेरा कि जब फादर के बाद सन, यानी कि राजा चेंज होगा बेसिकली, ठीक है ना। एक किंग के बाद दूसरा जो है वो किंग बनेगा, इस तरीके की जब सिचुएशन आएगी, क्लियर है। तो किंग, एक किंग से दूसरे किंग में जब पावर ट्रांसफ़र की बात होगी, तो वी हैवेंट एनकाउंटर्ड, हमने कहीं भी इस तरीके से नहीं देखा कि सक्सेशन में, यानी उत्तराधिकार में, ये सक्सेशन यानी एक रूलर के बाद दूसरा रूलर बन रहा है, तो हु विल सक्सीड, हम ये देखते हैं कि ये जनरली पैट्रिलिनियल हैं, यानी हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस में यही क्लियर है, कंफर्म है कि मेल फिगर और मेल फिगर से दूसरे मेल फिगर में ही जो थ्रोन है, गद्दी है, राज्य है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स इन द मैटर ऑफ सक्सेशन you should remember this thing, that they are not following the norms of the women empowerment, or you can say the general norms। तो हो सकता है कि ठीक है थोड़ा सा रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया होगा, लेकिन उस समय अगर हम देखें तो जिस हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम को संभालने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भैया डिफेंस है, लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए, है ना, लीडरशिप चाहिए उस समय, और मिलिट्री स्किल चाहिए उस समय, तो हो सकता है इतना अब अभी इतने बड़े एम्पावरमेंट के लेवल पर ना पहुँचे हों, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि भाई अब जब सक्सेशन की बारी आएगी तो सक्सेशन में मदर्स को ले जाना रिस्की हो सकता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। खैर जो भी हो, जो भी क्राइटेरिया हो, जो भी रीज़न हो,
वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर सच काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब एग्जैक्टली हमें 100% नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों था। सो कि ये बात कि वेयर मदर्स इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पर वेग हो जाती है कि माएँ उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। सो होपफुली दिस वॉज क्लियर। लेट मी गिव यू सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार हैं वो भी साझा करते चलते हैं। आखिरी में जाते जाते आपके साथ, देयर आर ह्यूज डिस्काउंट, है ना, मतलब कुल मिला के डिस्काउंट का सीज़न चल रहा है अभी। और अगर आप अभी इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, एनरोलमेंट्स करते हैं, और आपसे कहने का मतलब है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपने एनरोलमेंट नहीं किया है, या फिर आपके बहुत सारे नियर एंड डियर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दूर के रिश्तेदार कोई भी हैं जो 11th 12th या किसी भी तरीके की कोई और CUT जैसी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और उन्होंने अनअकैडमी को एनरोल नहीं किया है, तो दिस इज़ द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एनरोल, ठीक है, क्योंकि हैवी डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है। अगर आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, क्लियर है, और आप 1 साल या 2 साल के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, मान लो आप 11th क्लास में और आप चाहते हो 11th और 12th दोनों क्लासेस आपकी तैयार होंगी, तो आप 11th और 12th दोनों के हिसाब से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर आप एक ही पर्टिकुलर साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो यू कैन यूज दिस अनलॉक 25 का मेगा डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो जब आप ये ऑफर अवेल करने जाओगे तो यू कैन यूज़ द कोड, ठीक है, अनलॉक 25। तो अनलॉक 25 वाला कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फ़ायदा बेसिकली मिलेगा इसमें, ठीक है। प्लस के साथ आइकनिक बैच, जो कि जिसमें आपको और बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं, आपको पता है आइकनिक बैचेस के बारे में, प्लस से भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। तो ये आप चाहे 1 साल या 2 साल के लिए ऑप्ट करना चाहें या एनरोल करना चाहें, तो दोनों बैचेस में आपको बेनिफिट मिलेंगे, अप टू 35% तक मिल जाएगा इसमें, तो ठीक है ना, आइकॉनिक में। और आपको कोड इस्तेमाल करना है जब आप एनरोल करने जा रहे हो, अनलॉक 25, ठीक है। एंड देन इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कि आपका एग्ज़ाम है और आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत पूरे साल का नहीं चाहिए, आप 7 8 महीने 9 महीने का या इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप चाहे प्लस का लें चाहे आइकॉनिक का लें, दोनों में आपको छूट मिल जाएगी डेफिनेटली, और 25% की छूट मिलेगी दोनों में, ठीक है। अगर आप प्लस का लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,499, एंड इफ़ यू enroll for the iconic, it will charge you or it will cost you around 22,499, that is, समझ रहे हो। अगर आप अपने उन लोगों से पूछो जो लोग एनरोल कर चुके हैं, तो उनके कंपैरिजन को कहेगा, वो लोग कहेंगे या कहेगा कि काश हमारे टाइम पे भी आ गया होता तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इससे, ठीक है। तो यू डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड अनलॉक 25, ठीक है, बिकॉज ये सारी क्लासेस जो हैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, और प्लस प्लेटफॉर्म के आपको पता है बहुत यूनिक बेनिफिट्स हैं कि आप टीचर के साथ में उस समय इंटरैक्ट कर सकते हो। मतलब इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन, और इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो यू कैन इंटरैक्ट विद द टीचर, यू कैन आस्क द डाउट्स यूजिंग द क्वेश्चन टैब, ठीक है। टीचर्स कैन असेस योर लर्निंग्स बाय कंडक्टिंग द पोल क्विजेस, ठीक है। इसके अलावा अब आप क्विज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट यू कैन ऑल्सो चेक थ्रू द पोल लीडर बोर्ड, कि कितना स्विफ्टली फास्ट तरीके से आप रिप्लाई करते हो आंसर्स के, पोल्स को आंसर करते हो, कहने का मतलब। एंड एट द सेम टाइम यू कैन अपीयर फॉर द स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट। हर हफ्ते स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आइए अटेम्प्ट करिए और आपको ढेर सारे प्राइजेज, और इनफैक्ट हो सकता है आपकी पढ़ाई भी पूरी फंड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से बेनिफिट आपको मिलेंगे। यू कैन कनेक्ट विथ अस। अच्छा, ये सारे बेनिफिट आपको चाहिए तो यू कैन यूज द कोड इंद्र। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड इंद्र। इंद्र का कोड मतलब, इंद्र का कोड का मतलब, इंद्र इज द माई नेम, एंड इंद्र जो सिर्फ इस मेरे बड़े नाम में एक नाम है, उसको आप टाइप करेंगे एनरोल करते टाइम पे, कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम फॉर द अपडेट, फॉर द लेटेस्ट अपडेट, फॉर योर एकेडमिक प्लानिंग्स, क्लासेस, कंटेंट, जो कुछ भी है, you can connect with us through the Social School Telegram channel. So this is what we have covered आज के टॉपिक पे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, इनफैक्ट लगता भी है तो बताइए, उसको भी एड्रेस करेंगे।
अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जल्दी से मिलते हैं। तब तक सोशल स्कूल के साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।